दिन बीतता गया। उधर शीतल ने बेटी को जन्म दिया। शर्मा जी, शशि जी सब बहुत खुश होते हैं। इस खुशी के बीच कुछ पल के लिए आशिका अपने गमों को भुला देती है और पंकज को कॉल करती है, पर पंकज का कोई कॉल नहीं आया और न उसने आशिका का फ़ोन उठाया। आशिका अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो समझ चुकी थी कि पंकज के दिल में उसके लिए और उसकी बेटी के लिए कोई प्यार नहीं है। वो एक ऐसे रिश्ते की डोर ढो रही है जिसमें अब कोई जान नहीं बची थी। एक दिन प्रिया आशिका से बोलती है, आशिका देखो, 2 महीने भी बीतने वाले हैं। अब तुम क्या करोगी? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अब तुम ही सबको सब कुछ बताओगी। तभी आशिका बोलती है, तुम ठीक बोल रही हो, बता तो दूंगी उन्हें पंकज के बारे में, फिर उसके बाद क्या? तभी प्रिया बोलती है, उसके बाद जो अंकल आंटी फैसला लेंगे वो होगा। इस झूठे रिश्ते का बोझ कब तक उठाओगी, जिसमें न प्यार न सम्मान? भले तुम्हारी सास तुम्हें उस घर की बहू अब भी मानती हो, पर कब तक? वो भी तो बूढ़े हो चले हैं और तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आशिका चुप रहती है। तभी प्रिया बोलती है, काश तुम्हारी शादी रजत से होती तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। रजत का नाम आते ही आशिका ने प्रिया से कहा, रजत अभी कहाँ है? वो कोलकाता में है। कोलकाता में? पर वो तो दिल्ली में रहता था ना। वो दिल्ली में रहता था, पर उसे दिल्ली शहर से नफरत हो गई थी। वो तुम्हें भुला नहीं पाया था। आशिका वो शराब सिगरेट पीने लगा था। वरुण और मैंने उसे बहुत समझाया, फिर उसने दिल्ली छोड़ने का फैसला लिया। अब वो कोलकाता में है। तभी आशिका बोलती है, और उसने शादी कर ली? हाँ आशिका, रजत की शादी हो गई है और उसका प्यारा सा बेटा भी है। अयान नाम है उसके बेटे का। मैं विनय वरुण की शादी में गए थे। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है और मैं और विनय को तो कुछ महीने पहले ही कोलकाता गए थे तो रजत से मिले थे। रजत ने जॉब छोड़ दी और अब उसका खुद का रेस्टोरेंट है कोलकाता में। आशिका चुप रहती है। तभी प्रिया बोलती है, पता नहीं, पर पंकज पहले इतना सीधा लड़का था। हमारी फ़ोन पर बात भी होती थी, पर उससे मैं 1-2 बार ही मिली थी। उसे देखकर लगता था कि जिस लड़की से उसकी शादी होगी वो लड़की बहुत खुश रहेगी, पर वो ऐसा निकला पता नहीं था। खैर, ये सब किस्मत की बात होती है। फिर शशि जी आवाज़ लगाती हैं। प्रिया और आशिका बाहर जाती हैं। शशि जी बोलती हैं, तुम दोनों जब बात करने बैठती हो पूरा दिन लगा देती हो। मैं मंदिर से भी होकर आ गई और तुम दोनों ने नाश्ता नहीं किया। तभी प्रिया बोलती है, आंटी हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, साथ में नाश्ता करेंगे। अच्छा जी, आज क्या हुआ तुम दोनों को जो साथ में नाश्ता करोगी? खाना तो तुम दोनों कमरे में खाती हो। ओह आंटी, कुछ ही दिन रह गए, फिर तो मैं चली जाऊंगी, इसलिए। तभी शशि जी बोलती हैं, हाँ तुम दोनों अब चली जाओगी। वैसे आशिका पंकज जी लेने कब आ रहे हैं? आशिका क्या बोलती समझ नहीं आया और प्रिया आशिका को देख रही थी। प्रिया से रहा नहीं गया और प्रिया शशि जी को सारी बात बता देती है। शशि जी कुछ पल चुप होकर सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठ जाती हैं। आशिका शशि जी के पास जाती है और शशि जी के गोद में सिर रखकर रोने लग जाती है। शशि जी आशिका को रोते हुए देख बोलती हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो? इतना कुछ होता रहा तुम्हारे साथ, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? पंकज ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? आशिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। शशि जी आशिका को चुप कराती और प्रिया से बोलती है, बेटा आशिका को कमरे में लेकर जाओ, मैं शर्मा जी आते हैं तब बात करती हूँ। तभी शशि जी आंखों में आंसू लिए सुषमा जी और चिरंजीव को फ़ोन लगाकर सारी बात बताती हैं। ये खबर सुन सुषमा बोलती हैं, हमें पता नहीं था कि पंकज ऐसा निकलेगा। शशि तुम रो मत, मैं निर्मला जी से बात करती हूँ। जब पंकज की बात शर्मा जी को पता चलती है तो वो तुरंत निर्मला जी को फ़ोन लगाते हैं। निर्मला जी बोलती हैं, अपने बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। शर्मा जी बोलते हैं, अब मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी,
वो मेरे साथ यही बनारस में रहेगी। निर्मला जी बोलती हैं, आप ऐसा न कीजिए भाई साहब, आशिका इस घर की बहू है। अगर वो नहीं आई तो हमारे रिश्तेदारों को सब पता लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे? बहन जी, सबको पता लग जाएगा मतलब आपके घर की इज्जत बनाए रखने के लिए मैं अपनी बेटी को सब जानते हुए भी वहाँ भेज दूँ। जिस लड़के ने इस रिश्ते की परवाह नहीं की, उस झूठे रिश्ते में है मैं अपनी बेटी को नहीं बांध सकता। अब एक गलती मैं समाज के डर से पहले ही कर चुका हूँ और उसका अंजाम भी देख लिया, पर अब नहीं। तभी निर्मला जी बोलती हैं, पंकज खुद लेने आएगा आशिका को, मैं भरोसा दिलाती हूँ भाई साहब। अगर रिश्ता टूटा तो आशिका की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी बेटी की ज़िंदगी की परवाह आप नहीं कीजिए। देखिए भाई साहब, आपका गुस्सा होना जायज़ है। मैंने आपको कहा कि पंकज खुद लेने आएगा। शर्मा जी भी जानते थे कि बेटी का रिश्ता टूटा तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी और सब आशिका को ही गलत समझेंगे। इसलिए वो खुद इस रिश्ते को बचाना चाहते थे। किसी बंधन में बंधने के बाद उस बंधन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पहले भले ही उन्हें समाज की चिंता थी, पर अब समाज की चिंता नहीं थी, पर बेटी के टूटे हुए रिश्तों पर उठने वाले लोगों के सवालों की चिंता थी। और निर्मला जी से बोलते हैं, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, रात हो चली। शर्मा जी और शशि जी आशिका के कमरे में जाते हैं और शर्मा जी अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, माफ़ कर दो बेटा हमें, आज तुम्हारे इस हाल के जिम्मेदार हम हैं। तभी शशि जी बोलती हैं, बेटा हमने निर्मला जी से बात की, वो कह रही थी कि पंकज खुद तुम्हें लेने आएगा। तभी शर्मा जी बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बेटी हो और पूरे हक के साथ यहाँ रह सकती हो, पर हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या फैसला है। आशिका सोती हुई स्नेहा को गोद में लेते हुए बोलती है, पापा पंकज क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, मुझे उन सब की परवाह नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी स्नेहा है और मम्मी जी पापा जी खुद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए और स्नेहा के लिए मुझे जाना होगा। शशि जी बोलती हैं, पर बेटा तुम्हारी खुशी का क्या? माँ मेरी खुशी स्नेहा है। मैं बिना किसी को बताए अपनी समस्या का हल ढूंढ रही थी और खुद से उलझी जा रही थी, पर आज आप सबको बताने पर मेरी समस्या का हल मिल गया। तभी शर्मा जी बोलते हैं, बेटा जब पंकज आएगा तो उसे समझाऊंगा, शायद उसे समझ आए। तभी शशि जी बोलती हैं, रात काफ़ी हो चली है, बेटा तुम सो जाओ। शर्मा जी और शशि जी अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। शर्मा जी शशि जी से बोलते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं शशि जी? जी अभी तो बेटी के रिश्ते को बचाना है और आशिका तो खुद समझदार है। शर्मा जी फिर बोलते हैं, क्या हम इस रिश्ते को तोड़ आशिका की दूसरी शादी करा दे तो? शशि जी कहने लगी, अगर हम इस रिश्ते को तोड़कर आशिका की दूसरी शादी करते हैं तो क्या गारंटी है कि वो लड़का सही निकलेगा? और जितना मैं आशिका को जानती हूँ, वो खुद दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। फिर क्यों ये सब सोचें? और पंकज तो आ ही रहे हैं ना, उसे एक बार समझाएंगे। हाँ शशि जी, आप सही कह रही हैं और एक मौका और दूंगा मैं पंकज को। चलिए अब सो जाइए। कल निर्मला जी शर्मा जी से बात करने के बाद सुरेंद्र जी को सारी बात बताती हैं। सुरेंद्र जी गुस्से में आकर पंकज को फ़ोन लगाते हैं और बिना पंकज की बात सुने उसे अभी घर आने का आदेश देते हैं। पंकज नैना के साथ एक पार्टी में था। पंकज नैना से कहता है, मुझे अभी घर जाना होगा। क्यों? पापा को कुछ काम है। तभी नैना बोलती है, देखो पंकज, पूरे 1 साल हो गए हम दोनों की रिलेशनशिप को और हम करीब भी आ चुके हैं। हम शादी कब करेंगे? तभी पंकज बोलता है, देखो नैना, मैं अभी घर जा रहा हूँ और पापा से इस बारे में बात भी करूँगा, तुम टेंशन मत लो। पंकज नैना के गले मिलता है और चला जाता है। घर पहुँचकर पंकज सुरेंद्र जी से बोलता है, क्या हुआ? आपकी वजह से मैं ऑफिस का काम छोड़ कर आया हूँ। गुस्से से तमतमाए सुरेंद्र जी
पंकज को एक खींचकर थप्पड़ मारते हैं। सुरेंद्र जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और गुस्से में पंकज को बोलते हैं, नालायक पूछ रहा है क्या हुआ? अरे तुझे होश भी है कि तेरी बीवी और तेरी बेटी भी है? हाँ पता है तो मैं क्या करूं? सबका ठेका मैंने थोड़ी न लिया है। सुरेंद्र जी एक और थप्पड़ पंकज को मारते हैं और पास पड़ी कांच के शोपीस को तोड़ देते हैं। उनका गुस्सा देख पंकज घबरा जाता है और चुप रहना ठीक समझता है। निर्मला जी सुरेंद्र जी को संभालती हैं। सुरेंद्र जी पंकज से चीखते हुए कहते हैं, खानदान का नाम नीचा कर दिया। वो तो शुक्र करो निर्मला जी की इस नालायक की करतूत हमारे खानदान में नहीं फैली। तभी निर्मला जी पानी लेकर आती हैं और सुरेंद्र जी को पानी देते हुए बोलती हैं, देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना गुस्सा मत कीजिए। सुरेंद्र जी निर्मला से कहते हैं, देखिए निर्मला जी, मैं इससे अब से कोई बात नहीं करूँगा। इसे कह दीजिए बनारस जाकर बहू और स्नेहा को लेकर आए। तभी निर्मला जी पंकज को कहती हैं, सुन लिया तूने, अब जा बहू और गुड़िया को लेकर आ। तेरे पापा ने बनारस जाने का इंतजाम कर दिया है। पंकज सिर झुकाए रहता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुबह हो चली, आशिका गार्डन में बैठी होती है। तभी प्रिया भी आ जाती है और आशिका का उदास चेहरा देख कर बोलती है, आशिका चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। आशिका बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं है। तभी शर्मा जी और शशि जी वहाँ आ जाते हैं और शर्मा जी बोलते हैं, मन क्यों नहीं है बेटा, बाहर थोड़ा घूम आओ, जब से आई हो कहीं नहीं गई। शशि जी बोलती हैं, तुम दोनों निश्चिंत होकर जाओ, बच्चों की फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। जितनी जिद करने के बाद आशिका जाने के लिए तैयार होती है। आशिका और प्रिया के जाने के बाद शशि जी शर्मा जी से कहती हैं, कितनी खुश रहती थी मेरी बेटी, आज पंकज की वजह से वो हंसना भूल गई है। काश आशिका की शादी रजत से हो जाती। शर्मा जी शशि जी का मुंह देखने लगते हैं। फिर शशि जी कहती हैं, हाँ जी मैं सही बोल रही हूँ। प्रिया बता रही थी कि रजत कोलकाता में है, वहाँ उसका खुद का रेस्टोरेंट है, शादी भी हो चुकी है और रजत का बच्चा भी है। प्रिया ये भी बोल रही थी कि वो अच्छे से अपनी पत्नी और अपने बच्चे का ख्याल रखता है, और तो और अपनी प्रिया को भी देख लो कितनी खुश है। तभी शर्मा जी बोलते हैं, हाँ शशि जी मैं गलत था, एक बार उस लड़के से मिल लेता तो आज मेरी बेटी भी खुश रहती। अब पंकज के साथ रहेगी तो भी वो खटास रिश्ते में आ गई है, उसे भूलना मुश्किल होता है। प्रिया और आशिका कार से उतरते हैं और गंगा घाट के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी प्रिया आशिका को हंसाने के लिए बोलती है, याद है आशिका, बचपन में हम दोनों मम्मी पापा अंकल आंटी के साथ यहाँ आते थे, मंदिर दर्शन करते थे और यहाँ पर बैठ जाते थे, और पता है कैसे हम दोनों एक दूसरे के गुड़िया गुड्डे की शादी करवाते थे। और क्या नाम था तेरी गुड़िया का? चमेली। और फिर प्रिया हंसने लग जाती है। तभी आशिका बोलती है, और तेरे गुड्डे का नाम भालू था। आशिका जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मोटा पेट भालू सेठ। और दोनों खूब हंसने लगती हैं। तभी प्रिया आशिका से बोलती है, बस ऐसे ही हंसते रहना आशिका। आशिका बोलती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, यहाँ तुम मुझे क्यों लेकर आई? ताकि मैं फिर से ज़िंदगी जी सकूं। प्रिया ने कहा, देखो आशिका, अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना। पंकज तो कल आ ही रहे हैं, बस भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आएँ। और मुझसे हर रोज़ बात करना, कुछ भी बात हो दिल में मत छुपाना। आशिका प्रिया का हाथ थामते हुए बोलती है, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे। अब चलें कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो मैडम, लेकिन आज गोलगप्पे का कंपटीशन हो जाए, पहले फिर खाना खाने चलेंगे। ठीक है मेरी प्रिया रानी। अरे वाह, चल फिर हो जाए। हाँ हो जाए। दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और आशिका बोलती है, भैया जरा तीखे गोलगप्पे बनाना। और प्रिया बोलती है, मेरे लिए मीठी वाली। दोनों ने कंपटीशन शुरू हो जाता है और प्रिया जीतते हुए भी
हार जाती है। तभी आशिका बोलती है, मैं जीत गई प्रिया। प्रिया मन में बोलती है, बस तू ऐसे ही जिंदगी की हर जंग को जीतते रहना। क्या सोचने लगी? आशिका बोलती है, कुछ नहीं, चल शाम होने वाली है, कुछ खाकर घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रिया और आशिका हंसते हुए आते हैं। घर के सब लोग आशिका को खुश देख बहुत खुश होते हैं। तभी आशिका अपनी माँ से बोलती है, माँ आज रात का खाना मैं और प्रिया बनाएंगे। क्यों प्रिया? शशि बोलती हैं, तुम दोनों इतना काम तो कर ही देती हो, आज बैठकर खूब बातें करो। तभी प्रिया बोलती है, आंटी हम दोनों बना लेंगे खाना। शशि जी फिर से कहने लगी, तुम दोनों जाओ कमरे में अपने बच्चों को देखो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। कल तो तुम दोनों चली ही जाओगी, जाओ आज खूब मस्ती करो। प्रिया आशिका शशि जी के गले लगती हैं और हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तभी शशि जी राकेश को बोलती हैं, बेटा आज बाहर से मीठा ले आओ, कुछ आशिका की पसंद की मिठाई ले आना। आज मेरी बेटी के चेहरे पर कितने दिनों बाद खुशी आई है। तभी राकेश बोलता है, जी माँ। शशि जी शर्मा जी शशि से बोलते हैं, बस हमारी बेटियां सदा ऐसे ही हंसते रहें। रात हो चली। आशिका की जिंदगी में खुशियां फिर से दस्तक दे रही थी। आशिका का दिल भी खुश था। वो रुकी हुई जिंदगी की गाड़ी को फिर से चलाना चाहती थी। वो फिर से पंकज के साथ अच्छे अच्छे ख्वाब बुनने लगी थी। बस कल का इंतजार था जब पंकज उसे लेने आएंगे। सुबह हो चली। शर्मा जी के घर में आज खूब चहल पहल थी। आज शर्मा जी भी ये देखकर बहुत खुश थे कि आज उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी आशिका इस घर में है। सोफे पर बैठे शर्मा जी शशि जी को आवाज लगाते हुए बोलते हैं, शशि जी आज चाय कब तक मिलेगी? कमरे से निकलते हुए शशि जी बोलती हैं, जी बस अभी लाई। आशिका को कुछ देने का सामान था, वो ही निकाल रही थी। तभी घर की घंटी बजी। पास न्यूज़पेपर पढ़ता राकेश न्यूज़पेपर साइड में रखकर दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे पर पंकज खड़ा था। पंकज को देख राकेश को गुस्सा आता है। फिर राकेश बनावटी हंसी चेहरे पर लेकर पंकज को अंदर आने को कहता है। पंकज अंदर आता है, सामने शर्मा जी को पैर छूता है, पर शर्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर शशि जी के पैर छूता है। शशि जी आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं, आइए बैठिए। शशि से आशिका के कमरे में जाती हैं और बोलती हैं, आशिका बेटा पंकज आ गए हैं। आशिका बोलती है, पापा और राकेश हैं ना वहाँ? हाँ हैं, पर चुप बैठे हैं। तुम जाओ और देखो, मैं किचन में जाती हूँ। प्रिया बोलती है, चलिए आंटी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आशिका कमरे से बाहर आती है, सामने पंकज के पास जाती है। पंकज आशिका को देखता है और बोलता है, कैसी हो और गुड़िया कैसी है? हम दोनों ठीक हैं। ऐसे माहौल में कोई क्या बोले, इसलिए आशिका चुप रहती है। शर्मा जी किताब पढ़ने में लगे होते हैं और राकेश न्यूज़पेपर पढ़ने में। हॉल में पूरी खामोशी रहती है। तभी शशि जी और प्रिया चाय नाश्ता लेकर आती हैं और पंकज को चाय पानी हाथ में देती हैं और एक साइड खड़ी हो जाती हैं। शशि जी शर्मा जी और राकेश को चाय देती हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। माहौल थोड़ा गर्म था, इसलिए शशि जी बात आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं, और बेटा घर में सब कैसे हैं? जी घर में सब ठीक हैं। फिर पंकज शर्मा जी से बोलता है, पापा अब हम निकलते हैं आशिका गुड़िया को लेकर। तभी शर्मा जी बोलते हैं, ट्रेन कब की है? वो आज की है। पापा ने सबके आने जाने का इंतजाम कर दिया है। अच्छा तो अभी तो बहुत टाइम है, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? वो पापा मुझे घर जाकर कुल देवता का आशीर्वाद लेना है और आशिका और गुड़िया को भी ले जाऊं, इसलिए तभी अभी जाना है। शर्मा जी किताब साइड में रखते हुए बोलते हैं, देखो मेरी बात आपकी माता जी से हो गई है और वो बोली कि तुम घर की चाबी लेकर नहीं आए। खैर अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ कमरे में चलो। शर्मा जी और पंकज कमरे में चले जाते हैं। तभी शशि जी घबराई हुई आशिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा
पंकज को समझाने के लिए ले गए हैं। गुस्सा करने के लिए नहीं, तब तक तुम सामान पैक कर लो। आशिका कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है और पंकज की शादी के बाद दी हुई पीले रंग की साड़ी पहन अच्छे से तैयार हो जाती है ताकि पंकज को फिर से प्यार हो जाए। शर्मा जी पंकज को सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं और बोलते हैं, देखो बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं और न कोई गुस्सा है। तुमसे इस घर में बस बात इतनी सी है कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी शुरू करो। पंकज हाथ जोड़ते हुए बोलता है, जी पापा, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। शर्मा जी पंकज का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, आप इस घर के दामाद हैं, ऐसा मत कीजिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप समझदारी के साथ अपने घर को संभालेंगे। अब चलिए खाना खा लीजिए, स्टेशन भी चलना है, दोपहर हो चली। अब आशिका के घर से विदा होने का वक्त आया। तभी पंकज शर्मा और शशि जी के पैर छूते हुए बोलता है, अब आज्ञा दीजिए। राकेश सारा सामान कार में रखता है। आशिका की आंखों में नमी थी, पर ये खुशी के आंसू थे। अपनी माँ के गले लगते हुए बोलती है, अब चलिए माँ, अपना ध्यान रखना। शशि जी के आंखों में आंसू भर आते हैं। प्रिया शशि जी को संभालती है। तभी आशिका प्रिया के गले लगकर बोलती है, तुम्हारे जैसी दोस्त सबको मिले। तभी प्रिया रोते हुए बोलती है, मेरी जैसी नहीं, तेरी जैसी दोस्त सबको मिले। अपना ख्याल रखना और मुझे हमेशा फ़ोन करती रहना। हाँ, अब चलती हूँ। आशिका स्नेहा को लेकर कार में बैठ जाती है। कार अपनी धीमी गति से घर के बाहर बाहर आती है। आशिका कार की खिड़की से बाहर अपने घर को एक टूक निहारती है और दरवाजे पर खड़ी माँ को देख आशिका के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। खुशी मिलने के बाद भी घर से जुदा होने का गम था। शशि जी अपनी बच्ची को जाते हुए देखती हैं तो पर उनका दिल करता है कि अपनी बच्ची को रोक ले, पर अब वो पंकज की अमानत थी जिस पर उसका हक था। जब उस लड़की की शादी होती है तभी से वो पराई हो जाती हैं। तभी प्रिया बोलती है, चलिए आंटी, अंदर चलते हैं। शशि जी घर के अंदर चली जाती हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद आशिका और पंकज ट्रेन में बैठ जाते हैं। आशिका अपने पिताजी से आशीर्वाद लेती है और राकेश आशिका को बोलता है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई तकलीफ़ हो तो मुझे ज़रूर याद करना। आशिका अपने भाई के गले लग कर बोलती है, जी भैया। राकेश पंकज से हाथ मिलाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। शर्मा जी और राकेश ट्रेन से उतर जाते हैं। आशिका ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती है। शर्मा जी आंखों में आंसू लिए और हाथ जोड़े खड़े थे। आशिका के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ट्रेन की रफ्तार तेज होती गई और मायका पीछे छूटता गया, पर आशिका का मन खुश नहीं था। शर्मा जी स्टेशन पर कुछ देर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, बेटी को जब विदा किया था तो बहुत दर्द था दिल में, पर एक खुशी थी कि बेटी की शादी हो गई। पर आज मेरी बिटिया विदा हुई तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरी जान ले गया साथ में। भले ही पंकज सुधर गया, पर मेरा दिल मान नहीं रहा। बस भगवान से दुआ करूँगा मेरी बिटिया को अब मुझे बुरे दिन न देखना पड़े। शाम ढलते सूरज की लालिमा आज कार में बैठे शर्मा जी के दिल को छू रही थी, दुखी कर रही थी। पर इसके बाद कल सवेरा भी होगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी सवेरा होगा। बस उसकी आने वाली ज़िंदगी में मैं अपनी बेटी की खिलखिलाती हंसी को एक बार सुन लूँ तो मेरा दिल को सुकून मिले। निर्मला जी और सुरेंद्र जी अपनी बहू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाहर गेट की घंटी बजती है। निर्मला जी कहती हैं, लगता है वो लोग आ गए। आरती का थाल लेकर निर्मला जी दरवाजे पर जाती हैं। आशिका और पंकज को साथ देख बोलती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ आशिका, तुम्हारे आने से इस घर में खुशियाँ फिर से लौट आई। आशिका निर्मला जी के गले लग ही जाती है कि निर्मला जी बोलती हैं, अभी रुको, पहले आरती कर लूँ और नज़र उतार दूँ गुड़िया की, फिर अंदर आना। निर्मला जी आरती उतारते हुए बोलती हैं, तुम तीनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो।
पंकज माँ से कहता है, अगर आपका ये सब नौटंकी खत्म हो गया हो तो मैं अंदर जाऊं। निर्मला जी को बेटे की बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो आज खुश थी। पंकज और आशिका को देखकर पंकज अपने कमरे में चला जाता है। आशिका गुड़िया को निर्मला जी के हाथ में देती है और आशीर्वाद लेते हुए बोलती है, कैसी हो माँ? मैं ठीक नहीं थी तुम्हारे जाने पर अब तुम आ गई हो। तुम अब मैं मेरी खुशियाँ लौट आई हैं, है ना मेरी गुड़िया? चलो दादी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। आशिका सुरेंद्र जी के पैर छूती है। सुरेंद्र जी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं पापा जी। निर्मला जी बोलती हैं, चलो बेटा अंदर चलो। आशिका घर के अंदर आती है। तभी निर्मला जी बोलती हैं, फ्रेश हो जाओ, तब तक के लिए मैं गुड़िया को संभालती हूँ। आशिका अपने कमरे में जाती है। पंकज सो रहा होता है। आशिका सोते हुए पंकज को एकटूक निहारती है, फिर फ्रेश होने चली जाती है। आशिका फ्रेश होकर आती है, सोते हुए पंकज को उठाती है, फिर आशिका के खूबसूरत चेहरे को देखता है। तभी उसे नैना का कॉल आता है। नैना का कॉल देख पंकज घबरा जाता है और आशिका को बोलता है, एक कप चाय बना लाओ। आशिका हल्की सी स्माइल देते हुए बोलती है, अभी लाई। आशिका के जाते ही पंकज का नैना का कॉल लगाता है। नैना उधर से बोलती है, पंकज कहाँ हो तुम? घर पर। घर पर हो तो पिछले कुछ दिनों से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पंकज बोलता है, वो कुछ रिश्तेदार आए हुए थे इसलिए नहीं उठा पाया फ़ोन। तभी नैना बोलती है, ये सब छोड़ो, तुमने हमारी शादी के बारे में बताया सब अपने घर वालों को? नहीं अभी नहीं, आज बता दूंगा। देखो पंकज, आज तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, फिर रहना अपने परिवार के साथ। ऐसा क्यों बोल रही हो नैना? मैं आज बोल दूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा आपसे। तभी किसी के आने की आहट सुन पंकज फ़ोन रख देता है। सामने आशिका चाय लेकर आती है और पंकज के पास बैठते हुए बोलती है, ये लीजिए आपकी चाय। पंकज चाय की कप लेते हुए बोलता है, पापा कहाँ हैं? अभी तो पापा जी सामान लेने बाजार गए हैं। तभी गुड़िया के रोने की आवाज़ आती है। आशिका बोलती है, गुड़िया रो रही है, मैं अभी आती हूँ। आशिका वहाँ से गुड़िया के पास चली जाती है। चाय पीकर कप साइड में रखते हुए पंकज सोचता है, क्या आज बताना ठीक रहेगा? पर नहीं बताया तो नैना मुझसे दूर हो जाएगी और जिंदगी भर इस गाँव वाले के साथ रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा। नैना जैसी मॉडर्न लड़की मुझे नहीं मिल सकती। रात हो चली पर पंकज अपने पिता से कुछ बोल नहीं पाता। तभी निर्मला जी सबके खाना खा लेने के बाद आशिका से कहती हैं, बेटा स्नेहा आज मेरे पास रहेगी, पर माँ वो तंग करेगी। अरे नहीं तंग करेगी, मैंने भी बच्चे पाले हैं। तू बस आज तैयार हो अच्छे से। अभी पंकज नीचे घूमने गया है, आता ही होगा। जा तैयार हो जा। स्नेहा को गोद में लेते हुए निर्मला जी बोलती हैं, चल गुड़िया रानी आज अपनी दादी के साथ सोएगी। आशिका अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी पंकज के आने की आहट होती है। आशिका को सब कुछ नया सा लगता है, जिससे वो सिर्फ खुशी का अनुभव कर रही थी, पर आने वाले गमों से अनजान थी। पंकज कमरे में आता है और बिना इधर उधर देखे सो जाता है। आशिका को थोड़ा अजीब लगता है। वो खुद पंकज से बोलती है, आपने मुझे देखा नहीं और कुछ बोले भी नहीं। झल्लाता हुआ पंकज आशिका को बोलता है, क्या देखूं? सोने दो मुझे। फिर आशिका पंकज के करीब जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। पंकज आशिका का स्पर्श पर उसे धक्का देते हुए बोलता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, आइंदा मेरे पास भटकना भी मत। पंकज के इस प्रस्ताव से आशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पंकज पहले जैसा था वो बदला नहीं था। रोते हुए आशिका बोलती है, आप पहले जैसे थे वैसे ही हैं आप। हाँ तो क्या कर लोगी? नहीं बदलूंगा मैं। नैना ही मेरी सब कुछ है, समझी तुम?
तभी कमरे से आवाज़ आते देख निर्मला जी, सुरेंद्र जी आशिका के कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे का दरवाज़ा खुला होता है और आशिका रो रही होती है। आशिका को रोता देख निर्मला जी आशिका को संभालते हुए बेटे से बोलती हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है इस पे? तभी पंकज बोलता है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। और पापा, आशिका और स्नेहा मेरी जिम्मेदारी हैं, तो मैं महीने का खर्चा भिजवाता रहूँगा। सुरेंद्र जी सब समझ चुके थे कि ये बदला नहीं है और बेटे का शर्ट पकड़कर खींचते हुए गेट के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, तू क्या खर्चा उठाएगा, तू खुद को संभाल, मैं जिंदा हूँ अभी। तभी निर्मला जी भागती हुई आती हैं और बोलती हैं, नालायक तू निकल जा और कभी यहाँ नज़र मत आना। खानदान की इज्जत को नीचे गिराने वाला, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी जो तू आज एक लड़की के लिए ऐसा कर रहा है, घटिया होगी वो भी। तभी पंकज गुस्से में बोलता है, माम नैना को कुछ मत बोलो। अरे जा, मैं बोलूँगी, अब तो निकल यहाँ से। सुरेंद्र जी गेट तेज से बंद कर लेते हैं। पंकज वहाँ से चला जाता है। सुरेंद्र जी सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं, निर्मला जी आप बहू के पास जाइए, उसे संभालिए। निर्मला जी कमरे में जाती हैं। आशिका नीचे फर्श पर बैठी होती है और खामोशी सी निर्मला जी आशिका के कंधे पर हाथ रखती हैं। निर्मला जी को देख आशिका बोलती है, माँ स्नेहा अकेली होगी, मैं उसके पास जाती हूँ। निर्मला जी आंखों में आंसू लिए आशिका को गले लगाकर बोलती हैं, बेटा तू हमें माफ़ कर दे, तू कल अपने पिताजी को बता देना सब कुछ, फिर वो जैसा ठीक समझें और तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। आशिका खामोश रहती है, कुछ बोलती नहीं। तभी निर्मला जी आशिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा कुछ तो बोलो, पंकज ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए तो हम माफ़ी भी नहीं मांग सकते, पर बेटा एक बात बोलूँगी कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। तभी आशिका की आंखों पर भर आती हैं। वो खुद को मजबूत बनाना चाहती थी, पर अंदर से दिल रो रहा था और रोते हुए बोलती है, माँ पंकज मेरे साथ रहें या ना रहें, मैं अब खुश हूँ स्नेहा के साथ और ये कोई नई बात नहीं और मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है। मैं ही पागल थी जो कुछ पल के लिए उम्मीद के धागे बांधती गई, जिसमें मुझे पता ही नहीं चला कि वो धागे कमज़ोर थे, जो रिश्तों के बोझ तले टूटता ही था। तभी स्नेहा की रोने की आवाज़ आती है। आशिका आंसू पोंछते हुए बोलती है, माँ स्नेहा को भूख लगी होगी, मैं जाती हूँ उसके पास। स्नेहा को दूध पिलाकर आशिका उसे थपकी देकर सुलाती है, पर आशिका का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। जिस राह पर पंकज के साथ वो चल रही थी, उस राह पर पंकज उसे हमेशा के लिए अब अकेला कर गया था। मंजिल तो थी पर हमसफ़र न था, और बिन हमसफ़र के पूरी उम्र काटना अब आशिका के लिए भले ही पंकज को भूला देना चाहती है, पर उसके साथ बीते लम्हे को कभी नहीं भुला पाएगी और उसे इस घर की बहू होने का पूरा फर्ज निभाएगी। कुछ पल के लिए फूलों की तरह खिल उठी आशिका आज फिर मुरझा सी गई। दोस्तों, यह आशिका की दर्द भरी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। यह कहानी बहुत ही दिल को छू जाने वाली है। आपको अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।